नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीक्षा रॉय है और आज मैं आपको कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान का जो 5वां पाठ है, जिसका शीर्षक है समकालीन दक्षिण एशिया, वो पढ़ाऊंगी। ये पहला भाग है। आज हम ये चर्चा करेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है, इसमें कितने देश आते हैं, इन देशों की आंतरिक राजनीति क्या है और इन देशों में आपसी रिश्ते कैसे हैं और कैसे ये सारी चीजें दक्षिण एशिया के वर्तमान एवं भविष्य को प्रभावित करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमें अवश्य ये जानना चाहिए कि दक्षिण एशिया क्या है। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि दक्षिण एशिया के बारे में आपने कहीं न कहीं अवश्य सुना होगा, पढ़ा होगा या फिर आपसी बोलचाल में कहा भी होगा। तो दक्षिण एशिया क्या है? ये समझाने के लिए मैंने 2 नक्शे इस्तेमाल किए हैं, जिससे आपको दक्षिण एशिया का इतिहास, भूगोल और जो आज की स्थिति है, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इसमें जो पहला ये जो नक्शा है, ये 1947 के पहले का नक्शा है और ये जो नक्शा है, ये 1971 के बाद का नक्शा है, ठीक है? तो आप सभी को पता है कि भारत में पहले अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, हम उनके गुलाम देश थे। तब ये जो पूरा आप भूरे रंग में रंगा हुआ जो इलाका देख रहे हैं, ये ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। लेकिन आप सभी को पता है कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली, तब उसका विभाजन भी हुआ था और विभाजन के कारण पाकिस्तान का भी गठन हुआ था, है ना? लेकिन 1971 में क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ गई। तो उसके पहले ये जो इलाका था, जिसे अभी आप यहाँ पे बांग्लादेश देख रहे हैं, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से, जिसमें सबसे प्रमुख कारण है कि पाकिस्तान में बंगालियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। इसके कारण वहाँ पे एक तरीके से आंतरिक विद्रोह हुआ बंगालियों के द्वारा वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। तब ये इलाका वेस्ट पाकिस्तान और ये इलाका जो बांग्लादेश का इलाका है उसे हम लोग ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। तो युद्ध हुआ जिसमें भारत विजयी प्राप्ति हुई भारत को और तब फिर बांग्लादेश का गठन हुआ 1971 में और तब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में बाहर सबके सामने आया। तो तब से हमारे इस पूरे इलाके में दक्षिण एशिया के इलाके में एक नया देश बांग्लादेश भी जुड़ गया। लेकिन पहले मैं ये आपको बता दूं कि जैसा आप सभी को पता है कि हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। उनमें एशिया भी एक एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दक्षिण एशिया जैसे कि आपको नाम से ये पता चल रहा है, वो एशिया के दक्षिण इलाके में स्थित है और ये इसमें करीब-करीब 7-8 देश आते हैं। तो इसीलिए दक्षिण एशिया, एशिया में ही एक बहुत बड़ा इलाका है, जिसमें कितने देश आते हैं, आइए हम देख लेते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और साथ ही साथ हम इसमें अफ़गानिस्तान और मालदीव्स को भी गिनते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें हम चीन, ईरान, तुर्कमेनिस्तान देश जैसे देशों को नहीं गिनते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि दक्षिण एशिया में कितने देश आते हैं, तो याद रखिएगा कि ये जितने भी देश जो यहाँ पे रंगे हुए हैं, वही देश केवल और केवल दक्षिण एशिया का हिस्सा है। तो क्योंकि इतिहास में ये सारे इलाके जो आप देख रहे हैं रंगे हुए हैं, वो कहीं न कहीं एक ही थे और अगर आप दक्षिण एशिया में भी देखें, तो ये सारे ही देश काफ़ी एक-दूसरे के साथ हैं, एक-दूसरे से मिले हुए हैं, यानी कि इन सभी की सीमाएँ मिलती हैं। तो इसीलिए इन सभी देशों में जो एक तरीके से जो हमारा जो समाज है, जो हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है, इतिहास है, वो काफ़ी इन सभी चीज़ों में मेल-जोल है। तो इसी के कारण हमारी बोलचाल, कपड़े, खाना-पीना इन सभी चीज़ों में काफ़ी समानताएँ हैं, लेकिन काफ़ी अंतर भी है और इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनमें से ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं, जिसको हमें बाद में बात करना चाहिए। तो दक्षिण एशिया महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों हम इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? दक्षिण एशिया तो हमने जान लिया कि क्या है, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं? ये क्यों हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहला जो कारण वो यही है कि हमारा देश भारत इस क्षेत्र में आता है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि जिस क्षेत्र में आप आते हो, उसके बारे में हमें अवश्य अवश्य जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारी सीमाएँ दक्षिण एशिया में अगर आप यहाँ पे देखें, तो भारत एक ऐसा ही अकेला देश है दक्षिण एशिया में, जिसकी सभी से सीमाएँ मिलती हैं अफ़गानिस्तान के खिलाफ अफ़गानिस्तान के अलावा। लेकिन एक ये बात जानने लायक है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा जो इलाका है,
ये भारत का इलाका है, मगर पाकिस्तान ने क्योंकि इस इलाके को इतने इलाके को उन्होंने जंग के समय ले लिया था 1947 में, तो इसके कारण भारत का अफ़गानिस्तान के साथ कोई सीधा बॉर्डर नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो जो कागज़ में हम लोग कहते हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में सिर्फ़ एक छोटा-सा ही इतने 77 किलोमीटर्स यानी कि 77 किलोमीटर की बॉर्डर आती है, लेकिन वो असल में नहीं है क्योंकि उस इलाके में अभी पाकिस्तान उस इलाके को फ़िलहाल रखे हुए हैं। तो ये तो हुआ कि भारत इस क्षेत्र में स्थित है, भारत के इन सभी देशों से सीमाएँ मिलती हैं और भारत इस क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है। चाहे वो अर्थव्यवस्था के हिसाब से हो, आबादी के हिसाब से हो और या फिर सैन्य ताकत के हिसाब से हो। तो इसीलिए जिस इलाके में हम रहते हैं, उसके बारे में हमारा जो जानना है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इन सभी देशों में जो भी होता है, वो हमें बहुत ज़्यादा वो हमें एक तरीके से प्रभावित करता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में बंगाली लोग रहते हैं, बांग्लादेश में भी बंगाली लोग रहते हैं, तमिलनाडु में तमिल लोग रहते रहते हैं, श्रीलंका में भी तमिल लोग रहते हैं। पंजाब में पंजाबी लोग रहते हैं जो बोलते पंजाबी है लेकिन सिख और हिंदू है, मुसलमान भी कुछ लोग रहते हैं। तो वहीं पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो पंजाबी हैं, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे पंजाबी हैं। सिंधी लोग भारत में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। तो इसी कारण और यहाँ तक कि बुद्धिस्ट भी लोग जो हैं वो भारत में रहते हैं और भूटान, नेपाल और इन 2 देशों में रहते हैं। तो इसी के कारण हमारा जो इन भारत का खासकर इन सभी देशों से काफ़ी ज़्यादा मेल-जोल रहा है समाज के रूप में। तो इसीलिए इन देशों के बारे में पढ़ना हमारे लिए और भी ज़रूरी है क्योंकि इन देशों में जो भी होता है वो हमें बहुत ज़्यादा तरीके से प्रभावित करता है। तो इसीलिए ये छवि हमें हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी पुस्तक से ही ली गई है। तो इसका नाम है लिबर्टी लीडिंग द पीपल यानी कि लिबर्टी वो एक ऐसी अ, आज़ादी की भावना जहाँ पे लोगों को आपसी भाईचारा हो, जहाँ पे लोग अपने-अपने तरीके से जिएँ, जहाँ पे लोगों के पास आज़ादी हो, उस चीज़ को बोला गया है। तो ये जो आज़ादी की जो एक जो हमारी जो एक अंदर की भावना है, वो लोगों को आगे ले जा रही है, ठीक है? जिसमें लोग आपसी मेल-जोल में रहते हैं, लेकिन वो उनको कोई दबा नहीं रहा है, वो अपनी सुन रहे हैं, वो अपने मालिक हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दक्षिण एशिया को एक तरीके से दिखाया गया है, जहाँ पे ये बांग्लादेश का झंडा है, ये श्रीलंका का झंडा है, ये पाकिस्तान का झंडा है, ये भारत का झंडा है और ये भूटान का झंडा है, ठीक है? तो एक तो हो गया भारतीय क्षेत्र में स्थित है, दूसरा क्या है कि इस इलाके में 2 परमाणु संपन्न देश हैं, वो कौन से हैं? वो भारत और पाकिस्तान है। परमाणु संपन्न देश यानी कि वैसे देश जिनके पास परमाणु हथियार हैं। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के ही पास परमाणु हथियार है और इसी के कारण ये जो क्षेत्र है, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लिए क्योंकि आप सभी जानते हैं कि परमाणु हथियार सिर्फ़ कोई आम मामूली हथियार नहीं है, वो ऐसे हथियार हैं, जो अगर आपने कभी इस्तेमाल किए तो इस पूरे विश्व का एक तरीके से एक बहुत बड़ी आबादी का विनाश हो सकता है हमेशा-हमेशा के लिए। तो इसीलिए इन दोनों देशों के पास क्योंकि परमाणु हथियार है और हम सभी जानते हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच में ऐतिहासिक रूप से अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। तो इसीलिए भी ये जो इलाका है वो हमेशा सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि फिर से दुनिया में कोई परमाणु युद्ध हो। दक्षिण एशिया में ज़मीनी एवं आंतरिक जो संसाधन है उसके बँटवारे को लेकर भी विवाद चल रहा है काफ़ी देशों में। जैसा कि मैंने आपको बताया क्योंकि हमारी जो सीमाएँ हैं वो एक हैं वो तो सीमाएँ तो बन गई, वो देश तो बन गया लेकिन जो संसाधन है जैसे कि पानी, वो तो आप नहीं बाँट सकते, वो तो वही बहेगा। तो उनके बँटवारे को लेकर हमेशा इन देशों में कहीं न कहीं से एक विवाद रहा है, वो चाहे पानी हो या फिर कोई और चीज़। पानी सबसे प्रमुख एक मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको, जैसे कि भारत-पाकिस्तान के बीच में एक इंडस वाटर ट्रीटी है, बहुत पहले की, जिसमें हम जो पूरे जो इंडस नदी है और जो 5 नदियाँ हैं जो पंजाब से बहती हैं, उनमें हमने एक तरीके से आपस में एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें कि कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजित होंगी, ये उसके बारे में था। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि हम लोगों ने कहीं न कहीं सुलझा लिया है, लेकिन ऐसे काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी नहीं सुलझे हैं। सीमाओं का मुद्दा कि कौन-सा इलाका किस सीमा में है, वो आज तक नहीं सुलझ पाया है। जम्मू-कश्मीर का जो पूरा हम देखते हैं मामला, वो भी कहीं न कहीं उसी चीज़ को लेकर है कि ये इलाका किस देश में आता है।
दोनों ही देश कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, तो वो भी एक सीमा ज़मीन का एक पूरा बहुत बड़ा एक तरीके से विवाद है। भारत-बांग्लादेश के बीच में भी ऐसे ज़मीन को लेकर कुछ छोटे-मोटे विवाद रहे हैं, जो कि अब सुलझ गए हैं। तो यही इन चीज़ों को लेकर ही विवाद रहता है, जो कि उनके आपसी संबंधों को प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ इसी इसी वजह से दक्षिण एशिया के भी रिश्तों को प्रभावित करते हैं। इन सभी देशों में कहीं न कहीं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं जो कि अलग-अलग इतिहास से, अलग-अलग सांस्कृतिक विरासत से आते हैं। तो इन सभी देशों के बीच में कहीं न कहीं एक आंतरिक विद्रोह रहा है क्योंकि ये सभी देश बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से इनमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। ये एक 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 ऐसा ही देश नहीं है जहाँ पे सिर्फ़ एक ही तरीके के लोग रहते हैं। अलग-अलग लोग रहते हैं, अलग-अलग विभिन्नताओं के लोग रहते हैं जिनमें अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, खाने-पीने का, रहन-सहन का अ, सब चीज़ अलग है। तो जैसे कि भारत में काफ़ी आंतरिक विद्रोह हैं जो आपने राजनीतिक विज्ञान में पढ़ा होगा। पाकिस्तान में ऐसे विद्रोह हैं। तो श्रीलंका में भी ऐसे विद्रोह रहे हैं जिसके वजह से वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ा बहुत लंबे समय तक तमिल लोगों के द्वारा। तो ऐसे काफ़ी इतिहास रहे हैं दक्षिण एशिया के पूरे इलाके में। सुरक्षा के लिहाज से भी ये जो पूरा इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे परमाणु युद्ध और फिर आंतरिक विद्रोह संसाधनों को लेकर जो पूरा विवाद है, इसकी वजह से ये हमेशा ही सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील इलाका रहता है क्योंकि कभी भी कुछ भी एक तरीके से लोग कहते हैं कि हो सकता है। ये दक्षिण एशिया एशिया जो है ये विश्व का सिर्फ 3% भूभाग का हिस्सा है, मगर यहाँ पे 22% विश्व की आबादी रहती है। ऐसा इसलिए है कि दक्षिण एशिया के देश काफ़ी ज़्यादा ही आबादी वाले देश हैं, जहाँ में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है इनमें, लेकिन चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इनमें काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, इनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है। करीब-करीब 20 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी है। तो इसी के कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसकी वजह से संसाधनों को लेकर इन देशों में काफ़ी ज़्यादा विवाद रह रहा है क्योंकि वो हर किसी के पास अ, एक तरीके से नहीं विभाजित है। दक्षिण एशिया के देशों में अंदरूनी राजनीति का दक्षिण एशिया के सामूहिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि कुछ जो मुद्दे हैं वही हमेशा अ, आपस में उनके ऊपर बातें करी जाती हैं और फिर इसकी वजह से जो दक्षिण एशिया का जो एक सामूहिक जो बल है उस पे हम इतना विकास इतना हम लोग जो है ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो आंतरिक विभाजन वाले मुद्दे हैं, विवाद वाले मुद्दे हैं, चाहे वो सीमा का हो या फिर गृह युद्ध को लेकर कोई बात हो। तो क्योंकि हमेशा हमारा जो ये जो इलाका है क्योंकि इन चीज़ों में जकड़ा हुआ है, तो कभी भी एक दक्षिण एशिया का जो भविष्य है, इस पर हमारी अच्छी तरीके से बात नहीं हो पाई है क्योंकि अभी इन देशों का जो जितना भी ध्यान है वो इन्हीं चीज़ों पर है। तो जब तक ये चीज़ सुलझ नहीं जाएँगे, जब तक ये विवाद सुलझ नहीं जाएँगे, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं, तब तक दक्षिण एशिया में जो एक एकता का जो भाव है, वो काफ़ी कब आएगा ये कभी हम में से किसी को नहीं पता। दक्षिण एशिया में लेकिन लोगों का लोकतंत्र को लेकर काफ़ी गहरा एक तरीके से लोगों में विचारधारा है। लोग यहाँ पे लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा मानते हैं और चाहते हैं कि उनके देशों में लोकतंत्र रहे तानाशाही के खिलाफ। इसके बारे में आपकी पुस्तक में भी लिखी हुई है, तब पढ़ सकते हैं। अभी हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि पाकिस्तान के बारे में आपने हमेशा अखबारों में समाचारों में या फिर अपने घरों में अवश्य सुना होगा। पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था लेकिन विभाजन के बाद वो एक अलग देश बन गया। तो पाकिस्तान में जो एक तरीके से जो राजनीति है वो काफ़ी अलग रही है भारत से क्योंकि भारत में कभी भी हमारी जो सेना है उसका इतना दबदबा राजनीति पर नहीं रहा है लेकिन पाकिस्तान में ये पूर्णतः उलट है क्योंकि पाकिस्तान में जो सेना है, वो वहाँ की सबसे ज़्यादा मज़बूत एक इदारा है, इंस्टीट्यूशन है। तो ये कैसे? क्योंकि ब पाकिस्तान को बहुत लंबे समय तक वहाँ के जो सेना के जो जनरल हैं, उन्होंने ही एक तरीके से चलाया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जनरल अयूब खान जो है, वो पाकिस्तान के एक जनरल थे, पाकिस्तानी आर्मी के सबसे बड़े जनरल थे। तो उन्होंने पाकिस्तान की सरकार के वो सबसे बड़े एक तरीके से हेड थे। तो उनके समय 1965 1965 का जो जंग हुआ था भारत-पाकिस्तान के बीच वो हुआ था। उसके बाद फिर जनरल याहिया खान आ गए,
तो करीब 2 मिलिट्री जो पाकिस्तानी सेना के जनरल वो उन्होंने कमान सँभाली। कोई जो लोकतांत्रिक जो नेता है वो नहीं था यहाँ पे भारत के उलट। तो इसीलिए जनरल याहिया खान के समय भी जो 1971 का भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ, फिर उसके बाद लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, वो सेना से नहीं थे, वो एक आम राजनीति करते थे। वो एक राजनेता थे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने पाकिस्तान को 1971 से 1977 तक चलाया। लेकिन उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में फिर से कमान सँभाल ली, तख्ता-पलट कर लिया और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फिर न्यायिक उनकी मौत हो गई जनरल ज़ियाउल हक के द्वारा। फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो जो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सुपुत्री थी, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोकतांत्रिक जो इलेक्शंस थे, वहाँ पर वो आगे ले गई और फिर बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में कुछ साल तक वो वहाँ की प्रधानमंत्री बनी रही, तब थोड़ा-सा लोकतंत्र मज़बूत हुआ वहाँ पे। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जिसके नेता नवाज़ शरीफ थे, इन दोनों के बीच में राजनीति परस्पर चलती रही। ये दोनों ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अलग-अलग तरीके से अलग-अलग साल में बने। मगर फिर से 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फिर से तख्ता-पलट कर दिया पाकिस्तान में और फिर दो वो 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में राष्ट्रपति रहे और 2001 में उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परस्पर जो जो सेना है और जो लोकतांत्रिक जो राजनेता, उनमें हमेशा एक तरीके से टकराव रहा है, जिसमें सेना ने हमेशा आपका पाकिस्तान की जो राजनीति, वहाँ की सरकार, वहाँ के इदारों में हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और तानाशाही करी है लोकतंत्र के खिलाफ और इसीलिए पाकिस्तान में अभी लोकतंत्र के लिए काफ़ी रज़ामंदी है। तो ये आपकी पुस्तक से ली गई एक कार्टून है, जिसमें यही दिखलाया गया है कि कैसे जनरल मुशर्रफ ने जो वहाँ पे तख्ता-पलट किया था और उनकी दोहरी भूमिका कैसी थी। तो ये कार्टून से आप समझ सकते हैं कि वहाँ की आंतरिक राजनीति कैसी रही थी। तो एक सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए ये है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या हैं? ऐसे कौन-से कारण हैं कि जो पाकिस्तान में सेना है, वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है? सेना तो हर देश के पास होती है ना? भारत के पास भी सेना है, बांग्लादेश के पास भी सेना है, अमेरिका के पास भी सेना है। लेकिन ऐसी कौन-से कारण हैं जिसकी वजह से सेना पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ताकतवर है? तो इसका जो कारण है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम काफ़ी छोटे तरीके से अगर हम लोग इसे चर्चा करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो आंतरिक राजनीति है, उनका जो आंतरिक समाज है वो काफ़ी अलग है, जिसमें सेना, धर्मगुरु और जो भूस्वामी अभिजन का काफ़ी दबदबा है वहाँ के समाज के ऊपर। तो ये जो तो सेना हो गई या फिर धर्मगुरु हो गए, जो मौलवी हो गए और फिर वहाँ के जो भूस्वामी अभिजन, जो फ्यूडल लॉर्ड्स जिसे हम कहते हैं, उनका समाज पर काफ़ी गहरा प्रभाव रहता है। सेना समर्थक जो समूह है, वो काफ़ी ज़्यादा मज़बूत है पाकिस्तान में लोकतांत्रिक राजनेताओं के खिलाफ। तो सेना का हमेशा ज़्यादा सपोर्ट एक तरीके से वहाँ पे रहा है क्योंकि लोग हमेशा मानते हैं कि सेना जो अच्छे तरीके से काम करती है, वो ज़्यादा लोगों की तकलीफ़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से मिटा सकती है क्योंकि वो हर काम जल्दी करती है। तो लोगों को लगता है कि सेना जो है राजनेताओं के अलावा अच्छा काम कर सकती है क्योंकि हमेशा राजनेताओं को लेकर यही लोगों में हलचल रहती है कि राजनेता जो हैं वो अ, इतने वो घूस खाते हैं, वो इतने अच्छे नहीं होते, वो अपना ही स्वार्थ देखते हैं। तो इन कारणों की वजह से हमेशा सेना को ज़्यादा समर्थन वहाँ पे मिलता है। और पाकिस्तान में लोकतंत्र को लेकर काफ़ी जो अंतर्राष्ट्रीय जो समर्थन है वो भी काफ़ी कम है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा पाकिस्तान में सेना को काफ़ी एक वैसा ओहदा है जैसा कि वो हर काम कर सकती है बहुत अच्छी तरीके से। जो विश्वास है वो ज़्यादा है, भले ही वो तानाशाही क्यों ना हो। लेकिन लोकतांत्रिक जो नेता हैं क्योंकि वो कभी इतना उभर ही नहीं पाए थे, उन पर इतना विश्वास किसी का भी नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान के आम लोगों का हो या फिर बाहर के अंतर्राष्ट्रीय गठन एवं देशों का हो।
तो इसीलिए वहाँ पे जो इतना समर्थन है वो भी काफ़ी कम था, लेकिन अभी कहीं न कहीं वो चीज़ बढ़ रही है। इसके अलावा ये भी है कि क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी युद्ध हुआ, तो इन सभी चीज़ों के कारण जो जो पश्चिम के जो देश हैं उन्होंने पाकिस्तानी जो सेना है उसको ज़्यादा समर्थन किया, क्योंकि उनको लगा कि पाकिस्तानी सेना उनके हितों की ज़्यादा रक्षा कर सकती है। पश्चिमी देशों का जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका जो हित था हमेशा अपना हित साधना, कि कैसे हमारा जो हित है वो सिर्फ़ पाकिस्तानी आर्मी ही पूरा कर सकती है, पाकिस्तान की सेना ही पूरा कर सकती है। तो इसीलिए उन्होंने कभी लोकतंत्र को लेकर इतना पाकिस्तान में इतना कभी बात नहीं किया। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में लोकतंत्र को लेकर जज़्बा है। पाकिस्तान में काफ़ी अच्छा एक मानवाधिकार पूरा एक आपका एक आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तान में जो प्रेस है उनकी जो मीडिया है, वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमेशा आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, आर्मी के तानाशाही के खिलाफ बोलते हैं। पाकिस्तान के लोग अभी चाहते हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र आए, और पाकिस्तान में अभी पहली बार हुआ है कि जब अ, बिना किसी दखल-अंदाज़ी के वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, और यानी कि मतदान हुए हैं, और वहाँ पे अभी एक लोकतांत्रिक सरकार है जिसके प्रधानमंत्री आप सभी को पता होगा, आपने सुना होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि जबकि लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पे है, फिर भी लोग मानते हैं कि वहाँ पे सेना आज भी काफ़ी ज़्यादा मज़बूत है, जो कि पीछे से लोकतांत्रिक सरकार पर दबाव डालती है और अपना काम करवाती है। अभी प्रश्नोत्तरी, तो जैसा मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, अभी आपको अपने अ, अब प इसके इस पार्ट के बाद आपको कुछ सवालों का जवाब ढूँढने हैं, और मैं अगले पार्ट में इन सभी प्रश्नों का जवाब बताऊँगी, लेकिन तब तक आपको ये सारे प्रश्नों का जवाब खुद ढूँढना है और पढ़ना है इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है? तो पहला प्रश्न है कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ये आपको पता लगाना है, उनका नाम क्या है? और नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल बिहार के काफ़ी करीब है, तो आपने नेपाल का नाम अवश्य सुना होगा। तो नेपाल की राजधानी क्या है? वो काफ़ी एक बहुत ही प्रतिष्ठित शहर है। और मालदीव दक्षिण एशिया का हिस्सा है या नहीं? मैंने अभी पढ़ा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ना द मालदीव दक्षिण एशिया का हिस्सा है या नहीं? तो आप इन तीनों सवालों का जवाब ढूँढेंगे, और अगले पार्ट में, अगले भाग में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। नेपाल बिहार के साथ सीमा नेपाल की मिलती है, बिहार के साथ, और फिर नेपाल में भी काफ़ी अलग-अलग किस्से हुए हैं पिछले कुछ 20 सालों में, जिनका अभी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ रहा है दक्षिण एशिया की पूरी राजनीति में। तो नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था, और वहाँ पे राजा शासन करते थे। लेकिन वो फिर संवैधानिक राजतंत्र भी बन गया, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। जैसे कि एक देश का जिसमें संविधान है, मगर वहाँ पे राजा जो है वो शासन करता है। लेकिन 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान को भंग कर ली, और फिर वहाँ पे क्या हुआ कि एक तरीके से गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें राजा की सेना, माओवादी गुट और लोकतांत्रिक समर्थित गुटों के बीच में झड़प हुए। तो 3 गुट बन गए, और इन सभी गुटों के बीच में आपसी झड़प होने लगे, तो वहाँ पे गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। 2002 में राजा ने संसद भंग कर दिया, और फिर 2006 में देशव्यापी लोकतांत्रिक समर्थन प्रदर्शन हुए, जिसकी वजह से राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को फिर से बहाल किया। तो जैसे कि मैंने बोला कि 2002 में राजा ने जो संसद भंग की थी प्रदर्शन के कारण, उन्होंने 2006 में फिर से संसद को बहाल कर दिया, और उसके बाद एक तरीके से इस प्रदर्शन को जीत मिली, और फिर क्या हुआ कि जो जितने भी आपके जो संविधान फिर से रचा गया नेपाल में, तो अभी लेकिन नेपाल में संविधान उन्होंने अपना बना लिया है, और अभी नेपाल में सरकार भी आ गई है, जो कि लोकतांत्रिक है। तो वहाँ पे काफ़ी अलग-अलग अभी वहाँ पे दल हैं, वहाँ पे एक कम्युनिस्ट दल है, वहाँ पे एक अलग दल भी है। तो आप इन सभी दलों के बारे में पढ़ सकते हैं, मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन वहाँ पे अभी लोकतांत्रिक सरकार है, और वहाँ पे लोकतांत्रिक मतदान और चुनाव होते हैं। तो ये वीडियो आज का यही समाप्त होता है, और जो जितना भी अगला जो बचा हुआ है, जैसे कि बांग्लादेश, फिर भूटान, और फिर दक्षिण एशिया के बारे में, तो हम सभी इन चीज़ों के बारे में अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।